नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में छठवें चरण के अंतर्गत 25 मई 2024 को लोकसभा का निर्वाचन प्रस्तावित है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल से 6 मई 2024 तक की गई। नामांकन प्रक्रिया के दौरान जनपद के दोनों लोकसभा क्षेत्र 68 लालगंज एवं 69 आजमगढ़ के लिए प्रत्याशियों द्वारा जमा किए गए नाम निर्देशन पत्रों की आज संवीक्षा की गई। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के उपरांत लोकसभा क्षेत्र 68 लालगंज के अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी से इंदु चौधरी, भारतीय जनता पार्टी से नीलम सोनकर, समाजवादी पार्टी से दरोगा प्रसाद सरोज, सुष्मिता सरोज निर्दल, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी से बलिंदर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से गंगादीन एवं बहुजन मुक्ति पार्टी से राम प्यारे, इस प्रकार कुल 7 प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र वैध पाए गए। इसी के साथ ही पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी से राजेश कुमार, आजाद समाज पार्टी से सुभाष सरोज, सुनील निर्दल एवं लोकजन समाज पार्टी से मीरा, कुल 4 प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र अवैध पाए गए। लोकसभा क्षेत्र 69 आजमगढ़ के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, बहुजन समाज पार्टी से मशहूद अहमद, जनराज्य पार्टी से पारस यादव, पंकज कुमार यादव निर्दल, शशिधर निर्दल, मौलिक अधिकार पार्टी से रविंद्र नाथ शर्मा, विजय कुमार निर्दल एवं मूल निवासी समाज पार्टी से महेंद्र नाथ यादव, इस प्रकार कुल 9 प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र वैध पाए गए। इसी के साथ ही सनातन संस्कृति रक्षा दल से मनोज कुमार यादव, ओम प्रकाश निर्दल, सुशील कुमार निर्दल, राम सिंह चौहान निर्दल, राष्ट्रीय जन सहयोग पार्टी से रुस्तम, भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी से प्रकाश नारायण, राजीव निर्दल, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी से बद्री सिंह, उमाशंकर निर्दल, अक्षय कुमार निर्दल, सतीराम निर्दल, आम जनता पार्टी सोशलिस्ट से अनिल कुमार चौहान, भारतीय समता समाज पार्टी से पवन कुमार सिंह, भागीदारी पार्टी से रघुनाथ, बीना निर्दल, आजाद समाज पार्टी से दिनेश सरोज, जनता क्रांति पार्टी, राष्ट्रवादी से रेणु, संतोष निर्दल, राजू यादव निर्दल, राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट से सुग्रीव, इस प्रकार कुल 20 प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र अवैध पाए गए। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली के खुटौली गांव में भूमि के बंटवारे के विवाद में मंगलवार की सुबह एक वृद्ध की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। मृतक के सगे भतीजों पर घटना को अंजाम देने का आरोप है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के खुटौली गांव के लोधी के पूरा निवासी सुरेंद्र व राजेंद्र सगे भाई थे। सुरेंद्र एयरफोर्स में नौकरी करते थे और राजेंद्र घर पर खेती बाड़ी करते थे। वर्तमान में सेवानिवृत्त होकर सुरेंद्र भी घर आ गए थे। इस दौरान दोनों भाइयों में भूमि बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। सोमवार की रात भी मामले को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी। इधर मंगलवार की सुबह 5 बजे भी विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान 60 वर्षीय राजेंद्र पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। शोर होने पर ग्रामीण जुटे तो आरोपी मौके से फरार हो गए।
जब तक राजेंद्र को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता तब तक उनकी मौत हो गई। उनका नाम राजेंद्र यादव है और उम्र 65 वर्ष के आसपास है। वो आपके क्या लगते हैं? वो मेरे मतलब चाचा काका लगते हैं, लेकिन सगे काका नहीं है, मेरे सगे बाबा के छोटे भाई थे वो। अच्छा, सगे बाबा। और उनकी कोई शादी वगैरह नहीं हुई थी, तो वो हमारे में रहते थे। अच्छा, आपके यहाँ रहते? मेरे यहाँ रहते थे। और मतलब जैसे मेरे पापा 4 भाई लोग हैं, तो 4 भाई लोग आपस मतलब विवाद हुआ था बहुत पहले का, लगभग 2017-18 का। तो मेरे पिताजी को अलग कर दिया गया था और 3 भाई और मेरे सगे बाबा एक में रहते थे। मेरे पिताजी, मेरे हम दोनों भाई और दादी एक में रहते थे, लेकिन कोरोना के बाद छोटे बाबा की उन्हीं लोग के साथ रहते थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से ये हमारे साइड आ गए थे। छोटे बाबा जिनकी डेथ हुई वो हमारे साइड आके रहने लगे थे। फिर उसके बाद फिर जब घर का बंटवारा हुआ अब जाके, तो घर का बंटवारा क्लियर हो चुका था, उसमें कोई रंजिश नहीं थी, घर का बंटवारा क्लियर हो चुका था। तो चाचा लोग बोले थे कि बाबा से कि आप सारी सामान उधर कर लीजिए। तो बाबा मेरे सारे सामान उधर कर लिए थे। तो उसके बाद जब मेरे बाबा बोले, छोटे वाले बाबा, कि आप लोग भी सामान इधर कर लीजिए, जब सब लोग सामान इधर करने की बात आई तो इनसे झगड़ा हुआ था। और मेरे पास फोटो वगैरह था, फोन तो स्विच ऑफ हो गया, तो उसमें बेलचा इतना बड़ा बड़ा लेके दौड़ाए थे मारने के लिए। हम लोग बचाए, हाँ कल बचाए थे। तो कल एक पुलिस वाले आए थे, उन्होंने विवाद को संभाला और उसके बाद बोले कि कल आप लोग पंचायत रखिए। आज पंचायत होनी थी 7:30-8 बजे सुबह में। और उसके बाद पुलिस भी आने वाले थे कि मतलब विवाद खत्म हो जाए। तो ये लोग चाचा कल धमकी भी दिए थे और कि क्या नाम है, कल का पंचायत कल देखा जाएगा। चाचा का नाम क्या है? चाचा का नाम, बड़े वाले चाचा का नाम कमलेश यादव है और छोटे वाले चाचा का नाम योगेश यादव है। ये लोग धमकी दिए थे? हाँ, ये लोग धमकी दिए थे। और एक छोटे चाचा है ब्रिजेश यादव, तो उनसे बात पे फोन हुई थी। तो ब्रिजेश चाचा मेरे बोले थे कि मार दो, जो पैसा लगेगा मैं देख लूंगा, कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद रात को लगभग 10:30 बजे तक ये बाबा मेरे इस नए वाले घर से खाना खा के बरामदे में सोने गए। उसके बाद छोटे बाबा खाना खा के, राजेंद्र यादव मेरे यहाँ खाना खाते थे। तो खाना खा के उस द्वार बरामदे में सोने गए। और हमेशा कभी भी बड़े चाचा बाहर नहीं सोते थे, लेकिन कल बड़े चाचा बाहर, कमलेश जो हैं वो बाहर बरामदे, उनके खाट के बगल में एक चौकी लगी थी, वहाँ पे सोए। और उसके बाद ये लोग रात में मार डाले हैं। और सुबह में जब हम लोग देखे हैं तो फिर मैं शोर सब मचाया हूँ। तो मेरे चाचा लोग, ये लोग गाड़ी से भागे हैं, तो मैं पकड़ नहीं पाया हूँ। उसके बाद ये लोग फिर पुलिस से यहाँ इन्फॉर्म किया हूँ, तो घर पे पुलिस आई है। तो फिर कैसे मारे हैं, क्या किए हैं? वो पहले लगा था कि क्या नाम है, वो गोली मारे हैं सर पे, क्योंकि यहाँ पे किसी वार से किए थे। मुझे लगता है कि करवट सोए थे, वो किसी हथियार से मारा गया था, उनका सर पूरा फट गया है और आंख पूरी थोड़ी सी बाहर आ गई है। और उसके बाद यहाँ से इनका हाथ यहाँ से काट दिया गया आधे से ज्यादा, और पूरा ब्लड खाट के नीचे पूरा फैला हुआ था। और सुबह में 4:30 बजे के आसपास मैं देखा हूँ। इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आज सुबह 5 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। हत्या के संबंध में मृतक के बड़े भाई सुरेंद्र यादव से तहरीर प्राप्त हुई है। उसने अपने ही 3 बेटों पर चाचा की हत्या का संदेह जाहिर किया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा और मुलजिमों को जेल भेजा जाएगा। आज दिनांक 7 मई 2024 को थाना फूलपुर पर सुबह लगभग 5 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की मृत्यु गांव खटौली में हो गई है। जिस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और मौके पर एक व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र यादव था, उसकी शव पड़ा हुआ था घर के आंगन में ही। इस शव को पुलिस ने नियमानुसार कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इस घटना के संबंध में उसके बड़े भाई सुरेंद्र यादव, उससे एक तहरीर प्राप्त की गई है जिसमें उसने अपने ही 3 बेटों पर अपने चाचा की हत्या करने के संबंध में संदेह जाहिर किया है, जिस तहरीर पर हमने मुकदमा धारा अंतर्गत 302 दर्ज कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया जो बात संज्ञान में आई है वो इस प्रकार है कि दोनों भाई सुरेंद्र यादव और राजेंद्र यादव, दोनों भाइयों के पास लगभग 15 से 16 बीघा जमीन थी। चूँकि राजेंद्र यादव की कोई संतान नहीं थी, सुरेंद्र यादव के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र अच्छा काम करते हैं,
लेकिन राजेंद्र यादव की चूंकि संतान नहीं थी तो वो अपना और उनकी पत्नी के साथ भी उनका छुट्टा छुट्टी हो चुका था। वे सुरेंद्र यादव के बड़े बेटे अखिलेश यादव के साथ रहते थे और वही उनको खाना पिला खिलाते थे, उनके घर में ही वो रहते थे। इस कारण उनमें जमीन को बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। अखिलेश यादव चाहते थे कि राजेंद्र यादव के नाम जितनी जमीन है वो मुझे मिल जाए, बाकी और बेटों को उसमें आपत्ति थी। इसी जमीन विवाद के चलते इस घटना को कारित किए जाने जैसा आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस इसमें पूरी तरह जुट गई है। 2 टीमों का गठन ऑलरेडी कर दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस के माध्यम से और बाकी बैंक डिटेल के माध्यम से सारी चीज़ें खंगाली जा रही हैं। सर्विलांस टीम भी मौके पर आ चुकी है, उसके द्वारा भी CDR का अवलोकन किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी, जिसके द्वारा ब्लड सैंपल्स और सारी चीज़ें मौके से कलेक्ट कर ली गई हैं। जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा और मुलजिमों को जेल भेजा जाएगा। चुनावी सरगर्मी के बीच एक बार फिर नारेबाजी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय सपा विधायक अखिलेश यादव के जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। घटना रात के समय की है। वीडियो में सपा विधायक और उनके समर्थक अल्पसंख्यक इलाके में जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान एक व्यक्ति जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य है, उसका कथित रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं मामले में सपा विधायक ने इसको फेक वीडियो करार दिया है। जबकि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने मामले की जांच व कार्रवाई की मांग को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उनका कहना था कि सभा विधायक अखिलेश यादव के समर्थन द्वारा विधायक के सह पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। उक्त नारेबाजी से आजमगढ़ में शांतिपूर्ण चल रहे चुनाव में खलल डालने का प्रयास किया गया है, इसलिए वीडियो का अवलोकन कर विधायक सहित उनके समर्थकों पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाए। आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो आई है जो कल शाम का है कि यहाँ पर आजमगढ़ के मुबारकपुर के विधायक के सह पर उनके साथ चल रहे जुलूस में जिस हिसाब से देश विरोधी नारे लग रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने आज यहाँ के निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंप करके तत्काल कार्रवाई करने की मांग किया है। ऐसे विधायक की सदस्यता रद्द हो जो अपने साथ अपने लोगों को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवा रहा है, जो वीडियो में स्पष्ट साफ जाहिर होता है कि इनके बगल में चलने वाला इनका जो भी व्यक्ति है वो पूरा साफ सुनाई दे रहा है कि वो पाकिस्तान का नारा लगा रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम दिए हैं कि तत्काल इन लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और इनकी सदस्यता सदन से रद्द की जाए। मामले में SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि इसकी जांच मुबारकपुर SO व साइबर सेल को सौंप दी गई है। यह भी जांच की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो किसी और का हो और ऑडियो किसी और का लगा दिया गया हो। संपूर्ण जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इस वीडियो में क्या नारेबाजी हुई है। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक आपत्तिजनक नारा लगाया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा। इसकी जांच इंस्पेक्टर मुबारकपुर और साइबर सेल को सौंपी गई है और टीम रवाना कर दी गई है जो आदमी नारा लगा रहा है उसको पूछताछ के लिए लाने के लिए, और शीघ्र ही जो जांच में पाया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि ये कहाँ का है। पुलिस ये जानकारी करेगी वीडियो कब का है और ये ऐसा तो नहीं फेक वीडियो है और किसी दूसरे का साउंड किसी दूसरे वीडियो मिक्स किया गया है। पुलिस इन सभी पहलुओं पे जांच करके नियमानुसार कार्रवाई करेगी। वीडियो में जितने लोग दिख रहे हैं और जो नारेबाजी सुन रहे हैं, क्या उन लोग जो विरोध नहीं कर रहे उन लोग को भी कार्रवाई होगी?
ऐसा नारे सुन के जो विरोध नहीं कर रहे नहीं, इसमें जो लोग नारे लगा रहे हैं, जिनका दोष उसमें रहेगा, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। विधायक के काफिले में चलेंगे तो विधायक की भी कार्रवाई सकती है। नहीं, जो लोग दोषी, इसमें हम लोग जांच करेंगे, जो सही हम लोग पाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। अभी जांच का विषय है। पहली चीज़ तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये वीडियो सही है नहीं है, ऐसा तो नहीं इसको किसी दूसरे वीडियो के साथ जोड़ के बनाया गया है, साउंड किसी और का और वीडियो कौन सा है, ये सभी पहलुओं पर जांच हुई, उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी इसमें। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करने उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। इस दौरान मौजूद रहे तमाम क्षेत्रों के माननीय प्रतिनिधियों को उन्होंने मतदान की शपथ ग्रहण कराते हुए लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई। लोकतंत्र मजबूत हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस निर्वाचन प्रक्रिया के साथ जुड़े, यह भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है। जनपद आजमगढ़ का जो वोटर टर्नआउट हमारे पिछले इलेक्शंस में रहा है और राज्य के औसत से भी काफी कम रहा है, इसलिए हम सबका ये और बड़ा दायित्व बन जाता है कि हम आगामी जो हमारा लोकसभा निर्वाचन है उसमें वोटर टर्नआउट को बढ़ाएं। हम लोगों के जो वोटर टर्नआउट कम होने का जो कारणों को हम लोगों ने ढूंढा, उसमें से ज्यादातर ये पाया गया कि ग्रामीण अंचलों में कई क्षेत्रों में लोग बाहर हैं, अपने आर्थिक कारणों से बाहर नौकरी कर रहे हैं, विदेशों में हैं या बॉम्बे दिल्ली में हैं। उनके परिवारों से भी निवेदन किया गया है और उनसे भी इस थीम सॉन्ग के माध्यम से हम लोग अपनी बात पहुंचाएंगे कि वे लोग गर्मियों में घर आने का एक परंपरा रही है। सामान्यतः जो भी बाहर रहता है वो गर्मी की छुट्टी में अपने पैतृक निवास स्थान बाबा दादी नाना नानी के यहाँ आता है। तो हमारा जो पोलिंग डे है वो ऐसा है कि लोग अपने घर अगर वापस आए उस वक्त तो आकर अपने मित्रों परिजनों से भी मिलेंगे और साथ में इस जो एक महापर्व है लोकतंत्र का उसमें भी प्रतिभाग करेंगे। शहरी क्षेत्र में और अधिक बढ़ेगा और हम लोग एक अच्छा संदेश लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो, इसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ें और अपना मतदान करें। उन्होंने कहा कि जहां पर मतदान प्रतिशत कम है, वहां के लोगों को जागरूक करते हुए मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग जनपद के बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं, उनके घर वालों से मिलकर 25 मई के दिन मतदान करने हेतु जनपद में आने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने DIIS एवं BSA को निर्देश दिया कि स्कूलों में बच्चों के अभिभावकों से लिखित में शपथ पत्र ले कि 25 मई के दिन मतदान अवश्य करेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा नेतृत्व व अच्छी सरकार तभी प्राप्त होगा जब सभी लोग मिलकर इस निर्वाचन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए 100% मतदान करें। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से बसों में भी स्वीप के थीम सॉन्ग को बजाया जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 9 मई से 20 मई तक समस्त तहसील मुख्यालय, समस्त ब्लॉकों एवं नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों में मशाल जुलूस निकाली जाएगी। नगर क्षेत्र के अंतर्गत शिबली कॉलेज से पहाड़पुर, तकिया, पुरानी कोतवाली चौक, बड़ादेव होते हुए में मशाल जुलूस निकाली जाएगी, जिसमें कुल 600 लोग प्रतिभाग करेंगे। लगभग 300 छात्र छात्रा, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स तथा स्टेडियम से तहसील विकास भवन, कलेक्ट्रेट के कर्मचारीगण, महिला संगठन, व्यापार मंडल तथा रोटरी क्लब इत्यादि से लगभग 200 व्यक्ति शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मशाल यात्रा के आगे म्यूजिक सिस्टम होगा। लगभग 300 नारे के बोर्ड तथा 100 मशाल जुलूस के मध्य एवं अंत में ई रिक्शे पर इलेक्शन थीम सॉन्ग बजेगा। उन्होंने बताया कि 11 मई को पिंक स्कूटी रैली निकाली जाएगी। यह पिंक स्कूटी रैली हरिऔध कला भवन आजमगढ़ से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट, सिविल लाइन, रोडवेज, बवाली मोड़, हरबंशपुर, पहलवान तिराहा, नरौली, हाइडल चौराहा, सरोज हॉस्पिटल, लाइफ लाइन हॉस्पिटल, रैदोपुर, काली चौरा, कोट, हर्रा की चुंगी तिराहा, मुकेरीगंज, पहाड़पुर चौक, बड़ादेव होते हुए नगर पालिका चौराहा पर समाप्त होगी, जिसमें लगभग 300 नारी शक्तियां प्रतिभाग करेंगी, जिसमें 100 शिक्षिकाएं, पुलिस महिला कर्मी, महिला संगठन, आकांक्षा समिति से जुड़ी महिलाएं प्रतिभाग करेंगी। रैली में समस्त प्रतिभागियों का कलर कोड पिंक होगा तथा हेलमेट अवश्य लगा होना चाहिए। रैली के आगे इलेक्शन थीम सॉन्ग से सजी हुई जीप चलेगी। 13 मई को मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जो स्टेडियम से प्रारंभ होकर जिला अस्पताल पर समाप्त होगी। 15 मई को ई रिक्शा रैली निकाली जाएगी, जो बीजेपी कार्यालय से बवाली मोड़ होते हुए पहलवान तिराहा, रेलवे स्टेशन, परानापुर, आरटीओ कार्यालय, बांध रोड, होटल गोल्डन फॉर्च्यून, बड़ा गणेश मंदिर, पांडे बाजार, ब्रह्मस्थान होते हुए करतालपुर पर समाप्त होगी। सभी रिक्शे गुब्बारे तथा बैनर से सजे होंगे तथा बीच बीच में इलेक्शन का थीम सॉन्ग भी बजेगा। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से 20 मई को मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि 17, 18 व 19 मई को सायं 6 बजे से 10 बजे तक मेहता पार्क आजमगढ़ में स्ट्रीट वेंडर प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें 10-10 ठेले जो सजे हुए होंगे तथा वहां पर सेल्फी स्टैंड और सिग्नेचर वाल तथा बैठने की व्यवस्था के साथ थीम सॉन्ग की व्यवस्था होगी तथा छोटे बच्चों के लिए खेलकूद के झूले इत्यादि की व्यवस्था होगी। जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिया कि टर्न आउट वाले बूथों पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर अधिक से अधिक मतदाताओं को 25 मई के दिन मतदान करने हेतु जागरूक किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सीएमओ शहर के प्रमुख चौराहों तथा चिकित्सालयों पर बैनर तथा थीम सॉन्ग का प्रदर्शन प्रसारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि डीएसओ थीम सॉन्ग को समस्त पेट्रोल पंपों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यथा संभव कोटे की दुकानों इत्यादि पर बजाने की व्यवस्था करें। उन्होंने समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया कि साफ सफाई में प्रयुक्त वाहनों पर थीम सॉन्ग का प्रसारण कराया जाए। उन्होंने डीआईओएस को निर्देश दिया कि युवा मतदाता तथा उनके अभिभावकों को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से समस्त विद्यालयों तथा कोचिंगों में थीम सॉन्ग का प्रसारण तथा पेरेंट टीचर मीटिंग के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही किया जाए। उन्होंने कहा कि बीएसए, बीडीओ तथा डीपीआरओ थीम सॉन्ग का प्रचार प्रसार स्कूलों तथा ग्रामीण क्षेत्रों तथा मुख्य बाजारों में कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला कृषि अधिकारी तथा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को निर्देश दिया कि जिले के अधिकृत फर्टिलाइजर की दुकानों के माध्यम से अधिकाधिक कृषक भाइयों को मतदान करने के प्रति जागरूक करने हेतु थीम सॉन्ग को बजाएं तथा चुनाव का पर्व देश का गर्व बैनर लगाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों को 100% मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व आजाद भगत सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। उन्होंने आगामी लोकसभा निर्वाचन के मतदान की जो तारीख है हमारे यहाँ 25 मई को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करने आए, इसके लिए आज हम लोगों ने एक थीम सॉन्ग जारी किया है और साथ ही साथ आगामी जो आने वाले दिन हैं उनमें कोई ना कोई कार्यक्रम जैसे मिनी मैराथन हो या पिंक स्कूटी रैली हो या ह्यूमन चेन हो, इस तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिससे जन जागरूकता मतदाताओं में फैलेगी और उससे से ज़्यादा संख्या में हमारे जो मतदाता हैं वो 25 मई को आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ऐसी उम्मीद है हम लोगों को। मतदाताओं से मेरा यही निवेदन है कि अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो संविधान द्वारा उन्हें मताधिकार दिया गया है उसका 25 मई के दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने निकटस्थ जो पोलिंग बूथ है वहां पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व विधायक सगड़ी अभय नारायण पटेल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की विचारधारा से प्रेरित होकर तथा पीडीए के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए देश और प्रदेश को महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, अग्निवीर से निजात दिलाने हेतु सोमवार को अपने समर्थकों संग सैफई में अखिलेश यादव के घर पर आजमगढ़ सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। घर वापसी पर उन्होंने कहा कि भाजपा में पीडीए के हितों की लगातार उपेक्षा से परेशान होकर तथा अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, संविधान और लोकतंत्र पर आसन्न खतरे को देखते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी में घर वापसी की। उनके साथ एकमी सिंह पटेल पूर्व प्रमुख, परदेसी राम पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने भी पार्टी ज्वाइन की। इस मौके पर श्याम बहादुर यादव, देवनाथ यादव, यशपाल पटेल, नदीम अख्तर, आलोक पटेल, ललन, सुरेंद्र बहादुर, एजाज अहमद, शैलेंद्र यादव, दानिश भी उपस्थित रहे। उनके घर वापसी का आजमगढ़ समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया है। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में 25 मई को जनपद की जनता अपने बहुमूल्य वोट को देकर अपने सांसद का चयन करेगी। हालांकि तमाम लोग ऐसे भी हैं जो इस महापर्व पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपनी देहरी तक नहीं लांघते, जबकि इनमें से ही अधिकांश लोग जनप्रतिनिधियों के गुणदोष, अच्छाई बुराई का निरूपण खूब करते हैं। ऐसे तमाम मतदाताओं और खासकर महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जनपद की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि हर एक वोट जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने हिसाब से चीजें चाहते हैं तो हमें अपने हिसाब से ही वोट करना होगा। हम इस समय बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं, महंगाई का शिकार हैं। सबका मूल जड़ क्या है कि जनसंख्या नियंत्रित होगी, सब लोग शिक्षित होंगे, तो उससे आपका जब शिक्षित रहेंगे तो आपकी बेरोजगारी भी कम होगी और महंगाई में भी हम नियंत्रित कर पाएंगे। जब कम लोग रहते हैं तो फिर हम उसके हिसाब से जो है लोगों को प्रॉपर सुविधाएं दे सकते हैं। जब ज़्यादा लोग हैं तो हमें देने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हर चीज़ें हमें महंगाई से शिकार होना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार को कोई ऐसा नियम लाना चाहिए जिससे कि जनसंख्या नियंत्रित हो और उसके बाद हर लोग एजुकेटेड हों। जिस घर में एजुकेशन है, लोग एजुकेटेड हैं, उनको सरकार को ऐसे लोगों को कुछ स्पेशल सुविधाएं दे ताकि और भी लोग इस लालच में अपने घर के लोगों को एजुकेट करें। और मेरा सपना है कि जैसे फॉरेन कंट्रियों में होता है कि हम 12 तक बच्चों का पूरा एजुकेशन सरकार देखती है, वो हमारे देश में हो। पर हमारे देश में नहीं हो सकता क्योंकि हमारे देश की संख्या पर बच्चे 5, 6, 10 बच्चे। शिक्षा महंगी है। शिक्षा इसलिए महंगी क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या अगर कम होती तो फिर हमारे देश में हम शिक्षा पे काम अच्छे से होता और लोगों को जो है फ्री एजुकेशन जैसे औरों देश में है वैसे हमारे देश में एजुकेशन फ्री किया जाता, तो उससे हमारी चीज़ें और भी सुचारू होंगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। और लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारी जो संस्कृति सभ्यता जो है वो आज खत्म होने के दौर पे है।
जी हाँ, क्यों? क्योंकि हम जो ये मोबाइल इंटरनेट में इतना हम और दूसरों जो हम पाश्चात्य संस्कृति को इतना कॉपी करके इतना आगे आ गए हैं कि हम खुद को भूल चुके हैं। जहाँ दूसरे देश हमारे गायत्री मंत्र को, हमारे वेदों को उच्चारण कर रहा है, उसको फॉलो अपना रहा है, वहीं हम क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे आज पूछो तो गायत्री मंत्र नहीं याद है, उनको रामायण महाभारत नहीं पता है, पर हाँ उनको आप इसमें क्या चल रहा है, क्या वीडियो वायरल है वो उनको पता है। तो हम अपने को ख़त्म कर रहे हैं। तो इस पे भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मूल वही है, हमें बाहर पहचान इसी से है। तो ऐसा कुछ जॉब ऐसे संस्था खोलें और ऐसे उसमें जॉब प्रोवाइड करें ताकि लोग अपने संस्कृति, अपने सभ्यता की तरफ जो चीज़ें हैं, जैसे पहले कुम्हार हैं हमारे जो मिट्टी के उसमें घड़े और वो सब बनाते थे, वो हमारे यहाँ अभी सब चीज़ें विलुप्त हो रही हैं। तो इस दिशा में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमने संस्कृति सभ्यता को भूल ना जाए, और जो लोग हमारी संस्कृति सभ्यता को पाले हैं उनको कुछ ऐसा सरकार वो मुहैया कराए सुविधा, ताकि और भी लोग उससे प्रेरित होकर हमारे संस्कृति सभ्यता की तरफ फॉलो करें, ताकि हम खत्म ना हो जाए। मतदान करने से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी महिलाओं को? मतदान के लिए किस तरह अपील करेंगे कि लोग उठे मतदान? अच्छा, जम्मू कश्मीर में भी मतदान करना, मतदान हम सोचते हैं चलो ठीक है, इतने लोग दे रहे हैं, हमारे देने की क्या ज़रूरत है, पर हमें मतदान को वैसे ही उसकी ज़रूरत है जैसे कि हमें एक दिन में जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने हिसाब से चीज़ें चाहते हैं तो हमें अपने हिसाब से लोगों को लाना पड़ेगा, उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप नो पे बटन दबाइए, ताकि सरकार और जो भी जो प्रत्याशी ये सोचें कि जनता को हमें अगर नकार रहा है, इसका मतलब ये है कि उसे कुछ और चाहिए। अगर हम देख के ये हमारे मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है कि हम लोग घर में तो डिस्कशन कर लेते हैं पर हम पहल नहीं करते। हम आज पूरा ग्रुप बना लेंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, हम नेताओं की बुराई करेंगे, बढ़ाई करेंगे, लेकिन हम क्या चाहते हैं उसको हम एक्ट नहीं करते। हम कहते छोड़ो यार, सब तो जा ही रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा। और वही आपकी प्रॉब्लम का जड़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिनचर्या चीज़ प्रॉपर तरह से समस्या, जो हर दिनचर्या में जो समस्याएं आपकी होती हैं, रोटी कपड़ा मकान की, वो सॉल्व हो, तो उसका तो मेन केंद्र यही है कि हमारे नेता ऐसे हों जो कि हमें समझें। हमारे जो प्रत्याशी हमारे शहर के बाहर के हों, हमारे शहर के दूसरे शहर के हों, और हमारे देश में, हमारे शहर में आके वो जो है चुनाव लड़े। तो उन्हें पता ही नहीं कि हम किस समस्याओं से जूझ रहे हैं, हमें क्या चाहिए। कोई हमारे बीच का बंदा हो, वो प्रत्याशी हो जिसको पता हो कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं, और वो चुनाव जीतने के बाद भूल ना जाए, वो उसके बाद हमारे लिए लड़े, हमारे लिए, हमें उससे पता रहे कि हमें क्या चीज़ें चाहिए। जैसे आजमगढ़ में है, यहाँ पे कोई भी पार्क नहीं है बच्चों के लिए जहाँ महिलाएं या बच्चे जाके शाम को वो जा सकें। तो उनको पता होना चाहिए कि हाँ, यहाँ के लोग कैसे जनता है, उनको क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो आदमी जो है उसको उस पर काम करे। उस पर ये नहीं कि बस चुनाव हुआ, वादे हुए और उसके बाद भूल जाए। उसके हिसाब से लड़े हमारे लिए, और हमें इससे बेहतर शहर दे, तब तो उसका मतलब है। ऐसे प्रत्याशी को ही आप ऐसे प्रत्याशी को ही सपोर्ट कीजिए और उन्हीं को आप बहुमत से जिताइए जिसको हमारे बारे में पता हो, हमारी तकलीफ क्या है पता हो। और मेरी सारी महिलाओं से खास तौर पर अनुरोध है कि आप प्लीज़ मतदान देने जाएं, क्योंकि होता क्या है कि आप सोचते हैं कि अरे मेरे पति जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, हमें सारी महिलाएं अपना मूल्यांकन इतना कम कर रखते हैं, अपना कम आकलन करते हैं कि हम अपनी इंपॉर्टेंस ही हम नहीं देते खुद को, कि हमारे परिवार को ही के चक्कर में हम खुद को भूल चुके हैं। पर ऐसा नहीं है। आपसे एक परिवार है, परिवार से एक शहर है, शहर से एक देश बनता है। तो महिलाओं को तो खास तौर पे, और ये भी नहीं कि उनके हस्बैंड जो कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, उसको फॉलो करें। अपने हिसाब से सोचें, उन्हें जो लगता है उसके हिसाब से मतदान करें, लेकिन मतदान जरूर करें। मतदान वैसे ही करें जैसे कि आपको एक दिन आप बिना सांसें लिए आप जीवित नहीं रहते, आपको सांसें लेना होता है। वैसे एक मतदान से आप देश को बदल सकते हैं, अपने शहर को बदल सकते हैं, आपकी खुद की जो है जीवन बदल जाएगा अगर आप मतदान करते हैं तो। और नहीं आपको पसंद है कोई प्रत्याशी तो आप वोट मत दीजिए, आप नो पे बटन दबाइए, ताकि लोग समझे, जनता, हमारे नेताएं समझे कि हाँ जनता को क्या चाहिए।
आजमगढ़ जनपद का देवरांचल क्षेत्र अभी भी विकास से काफी दूर है। जब भी चुनाव आता है तभी यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ के लोगों को बड़े बड़े वादे करके उनका वोट लेकर चले जाते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है चिकनियावा ढाले के पास अर्धनिर्मित पुल का है, जो वर्षों बीत जाने के बाद भी आज तक नहीं बन पाया। लोगों का आवागमन दूभर बना हुआ है। चिकनियावा पुल के निर्माण न होने से दुखी यहाँ के लोगों ने मंगलवार को एकजुट होकर कहा कि इसी चुनाव में यदि कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो हम लोग फिर एक बार वोट का बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। जितनी भी सरकारें आई हैं, वह इस अधूरे पुल के बारे में केवल बड़े बड़े वादे करके चली गई है। आपको बता दें कि सन 2007 में इसकी बुनियाद निवर्तमान बसपा विधायक श्याम नारायण यादव ने रखी थी, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा हो जाने से यह पुल अधूरा रह गया। तब से आज तक यह राजनीतिक मुद्दा बना पड़ा हुआ है। सपा के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव भी पूर्व सांसद स्वर्गीय मुलायम सिंह के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे थे, तो यहां की जनता ने उन्हें घेर कर इस अधूरे पुल को निर्माण करने की मांग की। सपा की सरकार भी आई, सपा के सांसद भी हुए। उस समय शिवपाल यादव लोक निर्माण मंत्री भी थे, लेकिन लोग तो बन गए लेकिन पुल नहीं बन सका। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी इस पुल के बारे में जमकर राजनीति की, यहाँ के लोगों को आश्वासन दिए कि जब भी हमारी सरकार बनती है हम इस सरकार में सांसद बनते हैं। एक तरफ हम फिल्म की शूटिंग करेंगे तो दूसरी तरफ इसी पुल का निर्माण कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोमवार को जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल की अध्यक्षता व राजीव सिंह पप्पू तथा चंडिका नंदन सिंह के संयोजकत्व में प्रधानाचार्य व प्रबंधकों का सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सदस्य विधान परिषद श्री चंद शर्मा मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सदस्य विधान परिषद श्री चंद शर्मा ने कहा कि उपचुनाव में आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ जब जीते तो पूरे देश में यह संदेश गया कि आजमगढ़ भी विकास चाहता है। हमारी सरकार ने आजमगढ़ के युवाओं की मांग को पूरा करते हुए महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय दिया, अटल आवासीय विद्यालय दिया, हरिहरपुर में संगीत विद्यालय दिया, आजमगढ़ में एयरपोर्ट दिया। आजमगढ़ की सड़कें चमकाने का काम भी पिछले 1.5 साल में मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के प्रयास से संभव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। उस लक्ष्य को पाने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी लोग भाजपा के साथ है। आजमगढ़ में भी कमल फिर से खिलने जा रहा है और अब की बार 400 पार का नारा साकार होने जा रहा है। इस अवसर पर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, अशोक सिंह, डॉक्टर संतोष सिंह, सुनील गुप्ता, प्रेम प्रकाश राय, चंडिका नंदन सिंह, राजीव सिंह पप्पू, सुनील राय, अनिल सिंह, अरविंद सिंह, राज बहादुर सिंह, मनीष मिश्रा, हवलदार सिंह, डॉक्टर मालती मिश्रा, संजय राय, वरुण राय, माहेश्वरी कांत पांडे, ब्रजेश यादव, अवनीश मिश्रा, अभिनव श्रीवास्तव प्रधानाचार्य व प्रबंधक मौजूद रहे। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़ affiliated to CBSE। Admissions open from classes nursery to 9 and 11। जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys। We also organize sports, music, smart classes and many more facility available। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ।
एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन, डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 class 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें।